अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम शायद तुम्हारी सिचुएशन नहीं है बल्कि तुम्हारी थिंकिंग है, तो क्या तुम मानोगे? सोचो, दो लोग एक ही शहर में रहते हैं, दोनों के पास लगभग बराबर रिसोर्सेज हैं, दोनों के सामने एक जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन एक इंसान प्रॉब्लम देखकर बोलता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और दूसरा बोलता है ठीक है, अब देखते हैं इससे निकलने का रास्ता क्या है। एक इंसान अपॉर्चुनिटी देखकर डर जाता है, दूसरा उसी अपॉर्चुनिटी को देखकर सोचता है अगर मैंने इसे सही तरीके से यूज किया तो क्या हो सकता है। अब सवाल यह है कि डिफरेंस कहां है? क्या दूसरा इंसान ज्यादा इंटेलिजेंट है? शायद, लेकिन जरूरी नहीं। कई बार डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि एक इंसान ने अपनी थिंकिंग को ट्रेन किया है और दूसरे ने अपनी थिंकिंग को डिफॉल्ट मोड पर छोड़ दिया है। और यही प्रॉब्लम है। तुम अपने बॉडी को ट्रेन करते हो, जिम जाते हो, वर्कआउट करते हो, रनिंग करते हो, तुम अपनी स्किल्स ट्रेन करते हो, इंग्लिश इंप्रूव करते हो, एडिटिंग सीखते हो, कोडिंग सीखते हो, लेकिन जिस चीज से तुम्हारी पूरी जिंदगी के डिसीजंस निकलते हैं, जिससे तुम अपॉर्चुनिटीज को देखते हो, जिससे तुम फेलियर को इंटरप्रेट करते हो, जिससे तुम अपने फ्यूचर के बारे में डिसीजन लेते हो, उस माइंड को ट्रेन करने के बारे में तुम सोचते तक नहीं, और फिर कंप्लेन करते हो कि लाइफ आगे क्यों नहीं बढ़ रही। शायद तुम्हें नई जिंदगी की जरूरत नहीं है, शायद तुम्हें उसी जिंदगी को देखने वाला नया दिमाग चाहिए। आज हम इसी आइडिया को समझेंगे। ये कोई बस पॉजिटिव सोचो और करोड़पति बन जाओ वाली बकवास नहीं है। सिर्फ सपना देखने से कुछ नहीं होता, मैनिफेस्टेशन के नाम पर आंखें बंद करके बैठने से भी कुछ नहीं होता। अगर तुम सच में अपनी थिंकिंग को शार्पन करना चाहते हो, बड़ा सोचना चाहते हो और अपने ड्रीम्स को रियलिटी के करीब लाना चाहते हो, तो तुम्हें पहले समझना पड़ेगा कि तुम्हारा दिमाग अभी काम कैसे करता है। और सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो शायद तुम्हें सबसे ज्यादा रोक रही है। Chapter 1. The real problem is your thinking. दे भाई, एक अनकंफर्टेबल बात सुन। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर चीज के लिए सिर्फ तुम्हारी नहीं है। कभी सर्कमस्टांसेस खराब होते हैं, कभी रिसोर्सेस कम होते हैं, कभी फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, और कभी कभी जेन्युइनली ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिन पर तुम्हारा कोई कंट्रोल ही नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम वहां शुरू होती है जहां तुम अपनी सिचुएशन को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हो। तुम फेल हुए, तुम बोलते हो मैं फेलियर हूं। तुम किसी एग्जाम में कम मार्क्स लाए, तुम बोलते हो मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं। तुम किसी इंटरव्यू में रिजेक्ट हुए, तुम बोलते हो मुझसे नहीं होगा। और यहीं से तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि एक बात समझो, फेलियर एक घटना है, आइडेंटिटी नहीं। तुम एक बार फेल हुए हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा फेल रहोगे। लेकिन अगर तुमने उसे एक फेलियर को अपने दिमाग में बार बार रिपीट किया, उसके बारे में लोगों की बातें सुनी और आखिर में खुद ही मान लिया कि मैं ऐसा ही हूं, तो फिर तुम आगे मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज को भी उसी नजर से देखोगे। एक स्टूडेंट को इमेजिन करो, वो मैथमेटिक्स के एक टेस्ट में फेल हो गया। पहला स्टूडेंट बोलता है मेरी प्रिपरेशन खराब थी, मुझे अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। दूसरा स्टूडेंट बोलता है मैं मैथ्स में ही खराब हूं, मुझसे कभी नहीं होगा। दोनों का रिजल्ट एक ही था, लेकिन दोनों ने उस रिजल्ट का मीनिंग अलग बनाया। और यही थिंकिंग की असली पावर है। पहला स्टूडेंट फेलियर से इंफॉर्मेशन निकाल रहा है, दूसरा स्टूडेंट फेलियर से अपनी आइडेंटिटी बना रहा है। अब सोचो तुम्हारे साथ भी ऐसा कितनी बार हुआ है। एक बार किसी ने तुम्हारा मजाक बना दिया और तुमने मान लिया कि तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो। एक बार किसी ने तुम्हें रिजेक्ट किया और तुमने मान लिया कि तुम इनफ नहीं हो। एक बार तुमने कोई काम शुरू किया और फेल हो गए, फिर तुमने दोबारा कोशिश ही नहीं की। भाई, यही तुम्हारी सबसे बड़ी लिमिटेशन हो सकती है। तुम्हारे पास रिसोर्सेज कम होना प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है अपने पॉसिबिलिटीज को पहले ही रिजेक्ट कर देना। इसलिए आज से जब भी तुम्हारे दिमाग में आए मैं ये नहीं कर सकता, तो वहीं रुकना और खुद से पूछना मैं सच में नहीं कर सकता या मैंने अभी तक सीखा नहीं। डिफरेंस छोटा लगता है, लेकिन यही डिफरेंस तुम्हारी पूरी डायरेक्शन बदल सकता है। इसलिए पहला सवाल यह नहीं है कि मैं अपनी लाइफ कैसे बदलूं। पहला सवाल होना चाहिए मैं अपनी लाइफ को अभी किस नजर से देख रहा हूं। क्योंकि अगर तुम्हारी थिंकिंग वही रहेगी तो नई अपॉर्चुनिटी भी तुम्हारे लिए पुरानी प्रॉब्लम बन जाएगी। चैप्टर 2, योर माइंड हैज बीन प्रोग्राम्ड। अब यहां एक और अनकंफर्टेबल ट्रुथ है।
तुमने अपनी सारी बिलीव्स खुद चूज नहीं की हैं। तुम्हारे अंदर बहुत सारी बातें बचपन से डाली गई हैं, फैमिली से, स्कूल से, फ्रेंड्स से, सोसाइटी से, इंटरनेट से, और सबसे ज्यादा तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से। किसी ने तुम्हें बचपन में कहा तुम पढ़ाई में एवरेज हो, धीरे धीरे तुमने उसे सच मान लिया। किसी ने कहा पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तुमने मान लिया। किसी ने कहा तुम पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते, तुमने मान लिया। किसी ने कहा हमारे जैसे लोगों के लिए ये चीजें नहीं होती, तुमने मान लिया। और सबसे डेंजरस चीज पता है क्या है? तुमने इन बिलीव्स को फैक्ट समझ लिया। लेकिन बिलीव्स और फैक्ट एक चीज नहीं है। अगर तुमने जिंदगी में कभी पब्लिक स्पीकिंग प्रॉपरली नहीं की और तुम्हें लगता है मैं लोगों के सामने बोल ही नहीं सकता, तो ये फैक्ट नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा करंट एक्सपीरियंस है। अगर तुमने बिजनेस में कभी सीरियसली कोशिश नहीं की और तुम्हें लगता है बिजनेस मेरे बस की बात नहीं, तो ये भी कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग का बनाया हुआ कंक्लूजन है। और दिमाग कंक्लूजन्स बहुत जल्दी बनाता है। एक बार कुछ गलत हुआ, दिमाग बोला देखा मैंने पहले ही कहा था। फिर वही चीज दोबारा हुई, दिमाग ने बिलीफ को और मजबूत कर दिया। कुछ साल बाद तुम्हें याद भी नहीं रहता कि यह बिलीफ शुरू कहां से आया था। बस तुम्हें लगता है मैं ऐसा ही हूं। यही सबसे बड़ा ट्रैप है, मैं ऐसा ही हूं। इस सेंटेंस से सावधान रहना, क्योंकि कई बार तुम पर्सनालिटी नहीं बता रहे होते, तुम अपनी लिमिटेशन को परमानेंट बना रहे होते हो। सोचो एक बच्चा पहली बार साइकिल चलाता है और गिर जाता है। क्या वो बोलता है मैं साइकिल चलाने के लिए बना ही नहीं हूं? नहीं, वो दोबारा उठता है, फिर गिरता है, फिर कोशिश करता है, और कुछ दिनों बाद वही बच्चा बिना सोचे साइकिल चलाता है। तो फिर बड़ा होने के बाद हम इतना जल्दी क्यों डिसाइड कर लेते हैं कि मुझसे नहीं होगा? क्योंकि अब हमारे पास एक पावरफुल इमेजिनेशन है। हम फेलियर होने से पहले ही फेलियर इमेजिन कर लेते हैं। हम रिजेक्शन मिलने से पहले ही रिजेक्शन इमेजिन कर लेते हैं। हम लोगों के जजमेंट से पहले ही खुद को जज कर लेते हैं और फिर बोलते हैं मैं रियलिस्टिक हूं। नहीं भाई, कई बार तुम रियलिस्टिक नहीं हो, तुम बस अपने पुराने प्रोग्रामिंग को रिपीट कर रहे हो। इसलिए इंटेलिजेंट थिंकिंग का पहला स्टेप यह नहीं है कि हर नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव बना दो। पहला स्टेप है उसे क्वेश्चन करना। जब दिमाग बोले मैं ये नहीं कर सकता, एक सेकंड रुककर पूछो मैं नहीं कर सकता या मैंने अभी तक सीखा नहीं। जब दिमाग बोले मेरे लिए ये इम्पॉसिबल है, पूछो इम्पॉसिबल है या मुझे अभी इसका तरीका नहीं पता। जब दिमाग बोले लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, पूछो और अगर उन्होंने उड़ाया भी तो क्या मेरी जिंदगी वहीं खत्म हो जाएगी? यही क्वेश्चंस तुम्हारे पुराने मेंटल पैटर्न्स को एक्सपोज करते हैं। तुम्हें अपने दिमाग से लड़ना नहीं है, तुम्हें उसे ऑब्जर्व करना सीखना है। क्योंकि जिस दिन तुम अपने थॉट्स को ब्लाइंडली बिलीव करना बंद कर देते हो, उसी दिन तुम्हारे पास उन्हें बदलने की पावर आ जाती है। और यही ग्रोथ की शुरुआत है। Chapter 3. Think bigger, but don't think stupid. अब किताब का सबसे अट्रैक्टिव आइडिया आता है, थिंक बिगर। लेकिन भाई इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है और कल उठ के बोल दो मैं 3 महीने में दुनिया का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर बनूंगा। ये बिग थिंकिंग नहीं है, ये सिर्फ फैंटेसी है। बिग थिंकिंग का असली मतलब है अपनी पॉसिबिलिटीज को बिना वजह छोटा मत करो। एक एग्जाम्पल समझो। मान लो तुम्हारा गोल है कि तुम्हें करियर में अच्छा करना है। स्मॉल थिंकिंग बोलेगी बस कोई जॉब मिल जाए। और ऑनेस्टली इसमें कुछ गलत भी नहीं है अगर अभी तुम्हारी जरूरत जॉब की है। लेकिन बिगर थिंकिंग पूछेगी मैं कौन सी ऐसी स्किल डेवलप कर सकता हूं जिसकी वैल्यू अगले 5-10 साल तक बढ़ती रहे। डिफरेंस समझ रहे हो? पहली थिंकिंग सिर्फ आज की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, दूसरी थिंकिंग फ्यूचर बिल्ड कर रही है। और यही वो जगह है जहां बहुत लोग गलती करते हैं। या तो वो इतना छोटा सोचते हैं कि अपनी पोटेंशियल का इस्तेमाल ही नहीं करते, या फिर इतना बड़ा सोचते हैं कि रियलिटी से कनेक्शन ही खत्म कर देते हैं।
दोनों एक्सट्रीम्स बेकार हैं। अगर तुम बोलते हो मैं सक्सेसफुल बनूंगा, ठीक है, लेकिन कैसे, किस फील्ड में, कौन सी स्किल से, किस टाइमलाइन में, हर दिन क्या करोगे? अगर इन सवालों का कोई जवाब नहीं है तो सिर्फ बड़ा सपना देखने से कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि विजन बिना एक्शन सिर्फ इमेजिनेशन है। बिग थिंकिंग का मतलब सिर्फ बड़ा सपना देखना नहीं है, इसका मतलब है बड़े सवाल पूछना। मैं क्या कर सकता हूं से बड़ा सवाल है, अगर मैं अपनी करंट लिमिटेशंस को टेम्परेरीली साइड में रख दूं तो मेरे लिए क्या पॉसिबल हो सकता है। लेकिन यहां रुकना नहीं है, इसके बाद दूसरा सवाल और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे पॉसिबल बनाने के लिए मुझे क्या सीखना पड़ेगा। यही ड्रीम प्रैक्टिकल बनना शुरू होता है। मान लो तुम कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो। स्मॉल थिंकिंग बोलेगी मेरे पास कैमरा नहीं है इसलिए मैं शुरू नहीं कर सकता। बिगर थिंकिंग बोलेगी मेरे पास अभी फोन है तो मैं स्क्रिप्टिंग, स्टोरी टेलिंग और एडिटिंग सीखकर शुरुआत कैसे कर सकता हूं। देखा, सिचुएशन वही है, रिसोर्सेज वही हैं, लेकिन थिंकिंग बदल गई। और कभी कभी यही डिफरेंस तुम्हें बाकी लोगों से आगे ले जाता है। लेकिन एक बात याद रखना, बिग थिंकिंग का मतलब यह नहीं कि तुम्हें हर समय एक्स्ट्रॉर्डिनरी करना है। कई बार बड़ा सोचने का मतलब बस इतना होता है कि तुम खुद को अननेसेसरीली एवरेज रहने के लिए मजबूर मत करो। अगर तुम किसी स्किल में बिगिनर हो तो बिगिनर होना ठीक है, लेकिन हमेशा बिगिनर बने रहना चॉइस है। अगर तुम्हारा पहला अटेम्प्ट खराब हुआ तो ठीक है, लेकिन उसी अटेम्प्ट को अपनी फाइनल एबिलिटी मान लेना बेवकूफी है। इसलिए फॉर्मूला सिंपल रखो, ड्रीम बड़ा रखो, प्लान रियलिस्टिक रखो, एक्शन कंसिस्टेंट रखो, और सबसे जरूरी, अपने आज को देखकर अपने पूरे फ्यूचर का फैसला मत करो। क्योंकि आज तुम्हारे पास जो स्किल्स हैं वो तुम्हारी फाइनल कैपेसिटी नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारा करंट लेवल है, और करंट लेवल बदला जा सकता है। चैप्टर 4, क्वेश्चन एवरीथिंग। अब एक ऐसी हैबिट है जो तुम्हारी थिंकिंग को जेन्युइनली शार्प कर सकती है, क्वेश्चंस पूछना। लेकिन ध्यान रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बात पर शक करो और हर चीज को कॉन्स्पिरेसी थियरी बना दो। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब हर बात को रिजेक्ट करना नहीं है, इसका मतलब है किसी इंफॉर्मेशन को ब्लाइंडली एक्सेप्ट करने से पहले उसे एग्जामिन करना। आज तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, प्रॉब्लम उल्टी है। इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है कि सही और गलत को अलग करना मुश्किल हो गया है। सोशल मीडिया खोलो, कोई बोल रहा है ये स्किल सीखो और तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। दूसरा बोल रहा है ये हैबिट अपनाओ और तुम सक्सेसफुल बन जाओगे। तीसरा बोल रहा है बस सुबह 5 बजे उठो और जिंदगी बदल जाएगी। अब अगर तुम हर बात को सच मानते जाओगे तो तुम्हारा दिमाग नॉलेज से नहीं, कॉन्ट्राडिक्टरी एडवाइस से भर जाएगा। इसलिए अगली बार कोई बड़ा क्लेम सुनो तो तुरंत बिलीव मत करो, रुको और पूछो किसके लिए, किस कंडीशन में, इसका एविडेंस क्या है, क्या इसके लिमिटेशंस भी हैं। मान लो कोई कहता है हर किसी को बिजनेस करना चाहिए, तुम पूछो हर किसी को क्यों? क्या हर इंसान की फाइनेंशियल सिचुएशन सेम है? क्या हर किसी के पास रिस्क लेने की कैपेसिटी है? क्या हर किसी की स्किल्स और पर्सनालिटी बिजनेस के लिए सूटेबल है? शायद नहीं। इसका मतलब बिजनेस खराब है? नहीं, बस इसका मतलब है कि एक अच्छी चीज हर व्यक्ति के लिए सही चीज नहीं होती। यही क्रिटिकल थिंकिंग है। करियर एडवाइस में भी यही लागू होता है। कोई कहता है डिग्री बेकार है, दूसरा कहता है डिग्री के बिना कुछ नहीं कर सकते। अब तुम किसकी बात मानोगे? स्मार्ट अप्रोच ये होगी कि पूछो किस करियर की बात हो रही है, किस कंट्री में, किस इंडस्ट्री में, किस लेवल पर, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बदलते ही आंसर भी बदल सकता है। और यही बात सक्सेस के साथ भी है। कोई बोलता है सक्सेसफुल लोग हमेशा सुबह 5 बजे उठते हैं, ठीक है, लेकिन सवाल यह है क्या सक्सेस का एक्चुअल कारण 5 बजे उठना है या डिसिप्लिन्ड तरीके से वैल्यूएबल वर्क करना? अगर कोई रात में काम करता है और सुबह 8 बजे उठता है लेकिन अपने काम में कंसिस्टेंट है, तो क्या वो ऑटोमेटिकली अनसक्सेसफुल हो गया? बिल्कुल नहीं। इसलिए कभी कभी हम हैबिट को रिजल्ट का कारण समझ लेते हैं, जबकि असली कारण कुछ और होता है। इसे पहचानना जरूरी है। एक और डेंजरस चीज है कंफर्मेशन बायस। मतलब तुम वही इंफॉर्मेशन ढूंढते हो जो तुम्हारी एग्जिस्टिंग बिलीफ को सही साबित करे। अगर तुम्हें लगता है कि मैं कभी पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, तो तुम सिर्फ वही एग्जाम्पल्स नोटिस करोगे जहां लोग नर्वस हुए। लेकिन अगर तुम पूछो क्या कोई ऐसा इंसान भी है जिसने शुरुआत में स्ट्रगल किया और बाद में इंप्रूव किया, तो तुम्हारा दिमाग नए एविडेंस को देखना शुरू करेगा और यहीं से थिंकिंग एक्सपैंड होती है। इसलिए स्मार्ट पर्सन सिर्फ आंसर्स कलेक्ट नहीं करता,
वो बेटर क्वेश्चंस पूछना सीखता है, क्योंकि कई बार सही सवाल तुम्हें तुरंत आंसर नहीं देता, लेकिन वो तुम्हें गलत आंसर मानने से बचा लेता है। और भाई, इंफॉर्मेशन के इस दौर में यही स्किल तुम्हें सबसे ज्यादा वैल्यूएबल बनाती है। चैप्टर 5 चेंज द क्वेश्चंस, चेंज द डायरेक्शन। अब अपने दिमाग की लैंग्वेज पर ध्यान दो। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम खुद से क्या पूछते हो? मेरे साथ ही क्यों? मेरी लाइफ इतनी खराब क्यों है? मैं इतना अनलकी क्यों? लोग मुझे सीरियसली क्यों नहीं लेते? मेरे साथ हमेशा गलत ही क्यों होता है? सुनने में ये सिर्फ क्वेश्चंस लगते हैं, लेकिन असल में तुम्हारे क्वेश्चंस तुम्हारे अटेंशन की डायरेक्शन तय करते हैं। अगर तुम बार बार पूछोगे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो तुम्हारा दिमाग एग्जाम्पल्स ढूंढेगा कि तुम्हारे साथ कितना कुछ गलत हुआ है। एक प्रॉब्लम खत्म होगी, दूसरी याद आएगी, फिर तीसरी, फिर पुरानी फेलियर्स, और थोड़ी देर बाद तुम्हें लगेगा कि पूरी जिंदगी ही तुम्हारे खिलाफ है। अब उसी सिचुएशन को दूसरी तरह से देखो। प्रॉब्लम आई और तुमने पूछा, इस सिचुएशन में मेरे कंट्रोल में क्या है? बस क्वेश्चन बदल गया। अब दिमाग ब्लेम ढूंढने के बजाय ऑप्शंस ढूंढना शुरू करेगा। मान लो तुम्हारा एग्जाम खराब हो गया। तुम पूछ सकते हो, मैं हमेशा एग्जाम में खराब क्यों करता हूं? या फिर पूछ सकते हो, मेरी प्रिपरेशन में सबसे बड़ी गलती क्या थी? पहला क्वेश्चन तुम्हें फ्रस्ट्रेटेड रखेगा, दूसरा क्वेश्चन तुम्हें इंफॉर्मेशन देगा, और इंफॉर्मेशन के बाद एक्शन लिया जा सकता है। इसी तरह अगर इंटरव्यू में रिजेक्शन मिल गया तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट क्यों किया? पूछने के बजाय पूछो, अगली बार अपनी प्रोबेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए मैं क्या बदल सकता हूं? शायद कम्युनिकेशन, शायद टेक्निकल नॉलेज, शायद इंटरव्यू प्रिपरेशन, शायद कॉन्फिडेंस। अब तुम्हारे पास काम करने के लिए कुछ है, और यही डिफरेंस है विक्टिम थिंकिंग और सॉल्यूशन थिंकिंग में। सॉल्यूशन थिंकिंग का मतलब यह नहीं है कि हर प्रॉब्लम तुम्हारी गलती है। नहीं, कभी सिचुएशन जेन्युइनली अनफेयर हो सकती है, कभी कोई दूसरा इंसान गलत हो सकता है, कभी सर्कमस्टांसेस तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं, लेकिन तब भी एक सवाल बचता है, अब मैं क्या कर सकता हूं? और यही सवाल तुम्हें आगे बढ़ाता है। मान लो तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तुम पूछ सकते हो, मुझे मौका क्यों नहीं मिला? लेकिन शायद ज्यादा यूजफुल क्वेश्चन होगा, मैं ऐसा क्या बिल्ड कर सकता हूं कि अगली अपॉर्चुनिटी के लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत कम पड़े? अब तुम्हारा फोकस बदल गया। पहले तुम्हारा ध्यान उस चीज पर था जो तुम्हारे पास नहीं थी, अब ध्यान उस चीज पर है जो तुम बना सकते हो। याद रखना, तुम्हारे क्वेश्चंस तुम्हारी थिंकिंग को स्टीयर करते हैं, और तुम्हारी थिंकिंग तुम्हारे एक्शंस को, और एक्शंस धीरे धीरे तुम्हारी डायरेक्शन तय करते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई प्रॉब्लम आए, तुरंत कंप्लेंट मोड में मत जाना। अपने आप को पकड़ना, एक सेकंड रुकना और पूछना, इस सिचुएशन में मेरे कंट्रोल में क्या है? फिर मैं क्या अलग कर सकता हूं? फिर मुझे किस स्किल की कमी है? और आखिर में, अगली बार मैं अपनी प्रोबेबिलिटी कैसे इंप्रूव कर सकता हूं? प्रॉब्लम शायद उसी समय गायब नहीं होगी, लेकिन तुम्हारा दिमाग उसके सामने खड़े होने का तरीका बदल देगा। और कई बार जिंदगी बदलने के लिए सबसे पहले सिचुएशन बदलने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ सवाल बदलना। चैप्टर 6 ट्रेन योर ब्रेन टू सी अपॉर्चुनिटीज। अब इमेजिन करो, दो लोग एक ही शहर में रहते हैं, दोनों के पास लगभग सेम इंफॉर्मेशन है। दोनों देखते हैं कि कोई नया ट्रेंड तेजी से पॉपुलर हो रहा है। पहला बोलता है, यार पता नहीं इसका क्या होगा, और स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाता है। दूसरा थोड़ा रुकता है, वो पूछता है, लोग इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? अब डिफरेंस देखो, पहला सिर्फ ट्रेंड देख रहा था, दूसरा उसके पीछे का बिहेवियर देख रहा था। और यही डिफरेंस अपॉर्चुनिटीज को नोटिस करने में आता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हमेशा सामने खड़ी होकर नहीं बोलती, हेलो मैं अपॉर्चुनिटी हूं। कई बार वो एक प्रॉब्लम की तरह दिखाई देती है, कई बार कंप्लेंट की तरह, कई बार किसी नए बिहेवियर की तरह, और कई बार ऐसी छोटी इनकन्वीनियंस की तरह जिसे बाकी लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यहां एक बात समझ लो, हर प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी नहीं होती, हर ट्रेंड बिजनेस नहीं होता, हर वायरल चीज वैल्यूएबल नहीं होती, और हर आइडिया गोल्ड माइन नहीं होता।
अगर तुम हर ट्रेंडिंग चीज के पीछे भागने लगोगे तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, सिर्फ डिस्ट्रैक्शन मिलेगा। ट्रेंड थिंकर का काम हर चीज में पैसा देखना नहीं है, उसका काम है पैटर्न्स नोटिस करना। मान लो किसी जगह पर लोग बार बार एक ही कंप्लेन कर रहे हैं, यह सर्विस बहुत स्लो है, यह प्रोसेस बहुत कंफ्यूजिंग है, यह चीज आसानी से अवेलेबल नहीं है। अब एवरेज इंसान बोलेगा हाँ यार प्रॉब्लम तो है, और फिर आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अपॉर्चुनिटी फोकस थिंकर पूछेगा लोगों को एग्जैक्टली किस चीज की जरूरत है? क्या इस प्रोसेस को फास्टर बनाया जा सकता है? क्या इसे सिंपलर बनाया जा सकता है? क्या कोई बेटर सोल्यूशन बनाया जा सकता है? यहीं से प्रॉब्लम सॉल्विंग शुरू होती है। और यही स्किल सिर्फ बिजनेस में काम नहीं आती, करियर में भी। मान लो तुम्हारे फील्ड में कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तुम बोल सकते हो ये तो जॉब्स खत्म कर देगी, या फिर पूछ सकते हो इस टेक्नोलॉजी को यूज करना सीखने वाले लोगों की डिमांड क्या बढ़ सकती है? सेम चेंज, सेम इंफॉर्मेशन, लेकिन अलग इंटरप्रिटेशन। एक इंसान थ्रेट देख रहा है, दूसरा पॉसिबिलिटी। अब इसका मतलब यह नहीं कि दूसरा हमेशा सही होगा। हो सकता है उसका आइडिया फेल हो जाए, हो सकता है ट्रेंड कुछ महीनों में खत्म हो जाए, लेकिन कम से कम उसने सिचुएशन को समझने की कोशिश की। और यही ट्रेंड थिंकिंग है। इसलिए अपने दिमाग को रोज एक छोटी एक्सरसाइज दो। जब भी कोई नई चीज देखो, तुरंत ओपिनियन मत बनाओ। पहले पूछो ये क्यों हो रहा है, फिर पूछो इससे किसका बिहेवियर बदल रहा है, फिर लोगों की कौन सी प्रॉब्लम इससे सामने आ रही है, और आखिर में क्या इसे बेहतर करने का कोई तरीका है? धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन सिर्फ इंफॉर्मेशन कंज्यूम नहीं करेगा, वो इंफॉर्मेशन के अंदर पैटर्न्स, प्रॉब्लम्स और पॉसिबिलिटीज ढूंढना शुरू करेगा। और यही फर्क है पैसिव थिंकिंग और एक्टिव थिंकिंग में। पैसिव माइंड पूछता है क्या हो रहा है, ट्रेंड माइंड पूछता है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और इससे मैं क्या सीख सकता हूं। याद रखना, अपॉर्चुनिटीज हमेशा ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों को नहीं मिलती। कई बार वो उन लोगों को दिखाई देती हैं जो ध्यान से देखना सीख चुके होते हैं। इसलिए अपनी नजर ट्रेन करो, क्योंकि दुनिया में प्रॉब्लम्स की कमी नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम्हारा दिमाग उन्हें सिर्फ प्रॉब्लम्स देखता है या पॉसिबिलिटीज भी? चैप्टर 7 कंट्रोल योर इनर वॉइस। अब उस इंसान से मिलो जो तुम्हें सबसे ज्यादा डिस्करेजेड करता है। तुम सोचोगे कोई एनिमी होगा, कोई ऐसा इंसान जो तुम्हें पसंद नहीं करता, लेकिन कई बार वो इंसान कोई और नहीं होता, तुम खुद होते हो। तुम्हारा इंटरनल डायलॉग, वो आवाज जो किसी और को सुनाई नहीं देती, लेकिन तुम्हारे डिसीजंस पर लगातार असर डालती रहती है। मैं बेवकूफ हूं, मैं अट्रैक्टिव नहीं हूं, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं होऊंगा, मुझसे लोगों के सामने बात नहीं होती, मैं हमेशा चीजें खराब कर देता हूं। अब सोचो, अगर कोई दूसरा इंसान तुम्हें रोज यही बातें बोले तो क्या तुम उसके साथ रहना पसंद करोगे? शायद नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब यही बातें तुम खुद से बोलते हो तो उन्हें नॉर्मल समझ लेते हो, और धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन उसी कहानी को सच मानने लगता है। तुम किसी अपॉर्चुनिटी के सामने जाते हो, दिमाग बोलता है तू नहीं कर पाएगा। तुम कोशिश करने से पहले पीछे हट जाते हो, फिर तुम्हें लगता है देखा मैं कर ही नहीं सकता। लेकिन असल में फेलियर हुआ ही नहीं था, तुमने अटेम्प्ट ही नहीं किया। यही नेगेटिव इंटरनल डायलॉग का ट्रैप है। लेकिन इसका सॉल्यूशन यह भी नहीं है कि तुम हर सुबह मिरर के सामने खड़े होकर चिल्लाओ मैं सबसे महान हूं। अगर अंदर से तुम्हें खुद उस बात पर विश्वास नहीं है तो तुम्हारा ब्रेन उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए फेक पॉजिटिविटी की जरूरत नहीं है, तुम्हें चाहिए रियलिस्टिक रीफ्रेमिंग। अगर तुम्हें कोई स्किल नहीं आती तो मत बोलो मैं इसमें परफेक्ट हूं, बोलो मुझे अभी यह स्किल नहीं आती लेकिन मैं इसे सीख सकता हूं। अगर तुम किसी चीज में वीक हो तो बोलो मैं इसमें वीक हूं इसलिए मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर तुम्हारी करंट स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही तो बोलो मेरी स्ट्रैटेजी फेल हुई है, मैं नहीं। डिफरेंस समझ रहे हो? एक स्टेटमेंट तुम्हारी आइडेंटिटी पर अटैक करती है, दूसरी सिर्फ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करती है,
और जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाती है तो उसके ऊपर काम किया जा सकता है। मान लो तुम पब्लिक स्पीकिंग में नर्वस हो जाते हो। तुम बोल सकते हो, मैं लोगों के सामने बोल ही नहीं सकता, या फिर मैं अभी पब्लिक स्पीकिंग में कंफर्टेबल नहीं हूं, इसलिए मुझे छोटे सिचुएशंस में प्रैक्टिस करनी होगी। पहले सेंटेंस में डोर बंद है, दूसरे में रास्ता खुला है। यही एक्यूरेट थिंकिंग है। अपने दिमाग से झूठ मत बोलो, लेकिन अपने खिलाफ भी मत बोलो। अगर आज तुम बिगिनर हो तो बिगिनर होना इंसल्ट नहीं है। अगर किसी स्किल में वीक हो तो वीक होना परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। और अगर अभी तक तुम्हारे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए तो इसका मतलब यह नहीं कि फ्यूचर में भी नहीं आएंगे। इसलिए जब भी तुम्हारा इंटरनल वॉइस तुम्हें अननेसेसरीली नीचे खींचे, उसे पकड़ो। पूछो, क्या यह फैक्ट है या सिर्फ मेरा इंटरप्रिटेशन? अगर फैक्ट है तो सॉल्यूशन सोचो, अगर इंटरप्रिटेशन है तो उसे चैलेंज करो। क्योंकि तुम्हारा गोल अपने दिमाग में हर नेगेटिव थॉट को खत्म करना नहीं है। तुम्हारा गोल है कि हर थॉट को सच मानना बंद कर दो। तुम खुद को झूठ बोलना बंद करो, लेकिन साथ ही खुद को अननेसेसरीली छोटा समझना भी बंद करो। क्योंकि दुनिया तुम्हें जितना अंडर एस्टिमेट करे, उससे ज्यादा नुकसान तब होता है जब तुम खुद को अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देते हो। चैप्टर 8, थिंकिंग वर्सेस ओवर थिंकिंग। अब एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लो, ज्यादा सोचना और अच्छा सोचना एक ही चीज नहीं है। तुम रात के 3 घंटे किसी एक डिसीजन के बारे में सोचते रहे, बार बार वही सवाल, वही पॉसिबिलिटीज, वही डर, लेकिन आखिर में कोई कंक्लूजन नहीं निकला, तो भाई ये जरूरी नहीं कि तुम बहुत इंटेलिजेंट तरीके से सोच रहे थे। हो सकता है तुम बस ओवर थिंकिंग कर रहे थे। थिंकिंग तुम्हें क्लैरिटी के करीब ले जाती है, ओवर थिंकिंग तुम्हें उसी जगह घुमाती रहती है। डिफरेंस छोटा लगता है, लेकिन जिंदगी में इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। मान लो तुम्हें करियर चेंज करना है, तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं। अब स्मार्ट थिंकिंग क्या करेगी? पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी, ऑप्शंस कंपेयर करेगी, अपने स्किल्स देखेगी, फाइनेंशियल सिचुएशन समझेगी, रिस्क कैलकुलेट करेगी, उस फील्ड के लोगों की ओपिनियन सुनेगी, फिर एक रीजनेबल डिसीजन लेगी। लेकिन ओवर थिंकिंग क्या करेगी? पहले दिन बोलेगी, शायद मुझे करियर बदल लेना चाहिए। दूसरे दिन, लेकिन अगर गलत हो गया तो? तीसरे दिन, अगर मैंने ये छोड़ दिया तो? चौथे दिन, लोग क्या सोचेंगे? 5वें दिन फिर वही सवाल, और 1 महीने बाद भी तुम वहीं खड़े हो। अब ध्यान से समझो, प्लानिंग और प्रोक्रेस्टिनेशन कभी कभी एक जैसे दिखते हैं। दोनों में तुम सोच रहे होते हो, लेकिन एक तुम्हें एक्शन के करीब ले जा रहा है, दूसरा एक्शन से बचा रहा है। अगर हर बार तुम्हारा कंक्लूजन यही है, थोड़ा और सोचता हूं, तो हो सकता है प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, प्रॉब्लम डिसीजन लेने का डर है। क्योंकि हम सर्टेनिटी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि डिसीजन लेने से पहले हमें गारंटी मिल जाए कि सब सही होगा, लेकिन ऐसी गारंटी जिंदगी में मिलती नहीं है। तुम कोई भी करियर चुनो, कोई बिजनेस शुरू करो, कोई रिलेशनशिप डिसीजन लो, कोई नई स्किल सीखो, रिस्क जीरो नहीं होगा। इसलिए ट्रेन थिंकर अनसर्टेनिटी को खत्म करने की कोशिश नहीं करता। वो पूछता है, अवेलेबल इंफॉर्मेशन के आधार पर अभी सबसे सेंसिबल डिसीजन क्या है? फिर डिसीजन लेता है और जरूरत पड़ने पर कोर्स करेक्ट करता है। यही मैच्योरिटी है। एक और सिंपल रूल याद रखो, अगर तुम्हारा थिंकिंग सेशन खत्म होने के बाद तुम्हारे पास एक क्लियर नेक्स्ट स्टेप है, तो तुम शायद सही डायरेक्शन में सोच रहे हो। लेकिन अगर घंटों सोचने के बाद भी सिर्फ नए डाउट्स पैदा हुए हैं, तो शायद तुम्हें और थिंकिंग नहीं, एक्शन की जरूरत है। और इसका मतलब ये नहीं कि इंपल्सिव डिसीजंस लो, नहीं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस में समय लो, लेकिन डिसीजन को एंडलेस मत बनाओ। रिसर्च की एक लिमिट रखो, ऑप्शंस की एक लिमिट रखो, और फिर खुद से पूछो, क्या मेरे पास डिसीजन लेने के लिए पर्याप्त इंफॉर्मेशन है? अगर जवाब हाँ है, तो अब और सोचने के बजाय मूव करो, क्योंकि कभी कभी क्लैरिटी एक्शन के बाद आती है, एक्शन से पहले नहीं। तुम पहले कदम उठाते हो, फिर फीडबैक मिलता है, फिर स्ट्रैटेजी बदलते हो, फिर आगे बढ़ते हो। यही रियल वर्ल्ड थिंकिंग है। इसलिए याद रखो, थिंकिंग का गोल हर अनसर्टेनिटी को खत्म करना नहीं है। थिंकिंग का गोल है अनसर्टेनिटी के बावजूद बेहतर डिसीजन लेना। और कई बार जिंदगी में सबसे इंटेलिजेंट मूव यही होता है, सोचना बंद करना नहीं, सही समय पर सोचना बंद करके एक्शन शुरू करना। चैप्टर 9, इमोशंस आर डेटा नॉट कमांड्स। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझो, इमोशन बुरी चीज नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें सक्सेसफुल और लॉजिकल बनना है तो उन्हें इमोशंस को इग्नोर करना पड़ेगा। नहीं,
इमोशन तुम्हारा दुश्मन नहीं है। असल प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब तुम अपने इमोशन को फाइनल डिसीजन समझ लेते हो। फियर को ही देखो, फियर हमेशा कमजोरी नहीं होता। कई बार फियर तुम्हें किसी रियल डेंजर के बारे में अलर्ट कर रहा होता है। अगर तुम्हें किसी सिचुएशन में कुछ गलत महसूस हो रहा है तो उस फीलिंग को कंप्लीटली इग्नोर करना भी स्मार्ट नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ डर लग रहा है इसलिए हर अपॉर्चुनिटी से भाग जाना भी सही नहीं है। यानी इमोशन को सुनो लेकिन ऑटोमेटिकली ओबे मत करो। एंगर भी ऐसा ही है। मान लो किसी ने तुम्हारे साथ डिसरेस्पेक्टफुली बात कर दी, तुम्हें गुस्सा आया। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, गुस्से में तुरंत मैसेज भेज दो, कुछ ऐसा बोल दो जो बाद में वापस लेना मुश्किल हो। 5 मिनट बाद इमोशन कम होगा और तुम सोचोगे यार मैंने ये क्या कर दिया। दूसरा ऑप्शन है पॉज करना, खुद से पूछना मुझे गुस्सा किस बात पर आया, क्या सच में मेरी बाउंड्री क्रॉस हुई है, क्या मुझे अभी जवाब देना जरूरी है। अगर मैं शांत होता तो क्या यही रिस्पॉन्स देता। बस कुछ सेकंड्स का पॉज कई बार बहुत बड़ा डिफरेंस बना देता है। एक्साइटमेंट भी डेंजरस हो सकती है। तुम्हें कोई नया बिजनेस आइडिया दिखा, तुम एक्साइटेड हुए और बिना रिसर्च किए पैसा लगा दिया। क्यों? क्योंकि उस मोमेंट में तुम्हारा ब्रेन पॉसिबिलिटी देख रहा था, रिस्क नहीं। इसी तरह इनसिक्योरिटी भी तुम्हारे डिसीजंस को कंट्रोल कर सकती है। तुम्हें कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला लेकिन दिमाग बोला शायद मैं इसके लायक नहीं हूं। तुमने अप्लाई ही नहीं किया। अब ध्यान दो, अपॉर्चुनिटी खत्म नहीं हुई थी, तुम्हारी इंटरप्रिटेशन ने तुम्हें रोक दिया। इसलिए अगली बार कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए तो उसे सप्रेस मत करो। ये मत बोलो मुझे डरना नहीं चाहिए या मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। पहले इमोशन को रिकॉग्नाइज करो, खुद से पूछो मैं अभी क्या फील कर रहा हूं, फिर मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूं, फिर क्या मेरी इंटरप्रिटेशन फैक्ट्स पर बेस्ड है या असेसमेंट्स पर, और आखिर में क्या मुझे अभी एक्शन लेना जरूरी है। ये 4 क्वेश्चंस तुम्हें इमोशन और रिएक्शन के बीच एक छोटा सा गैप देते हैं और वही गैप तुम्हारी कंट्रोल की जगह है। मान लो तुम्हें किसी मैसेज का जवाब देखकर बहुत गुस्सा आया। अगर रिप्लाई तुरंत भेज दिया तो इमोशन डिसीजन ले रहा है। अगर तुमने 10 मिनट रुककर सिचुएशन को दोबारा पढ़ा और फिर जवाब दिया तो अब तुम डिसीजन ले रहे हो। यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। इमोशन को खत्म करना नहीं, इमोशन को समझना। क्योंकि तुम्हारी फीलिंग्स कई बार यूजफुल इंफॉर्मेशन देती हैं। फियर बता सकता है कि रिस्क है, एंगर बता सकता है कि बाउंड्री इंपॉर्टेंट है, एक्साइटमेंट बता सकता है कि कोई चीज तुम्हारे लिए मीनिंगफुल है। लेकिन इंफॉर्मेशन मिलने के बाद फाइनल डिसीजन तुम्हें लेना है। इसलिए एक लाइन याद रखो, इमोशन को सुनो, समझो और रिस्पेक्ट करो, लेकिन हर इमोशन को कमांड मत बनने दो। क्योंकि मैच्योर थिंकिंग का मतलब इमोशनलेस बनना नहीं है। इसका मतलब है फील एवरीथिंग लेकिन हर फीलिंग पर एक्ट मत करो। चैप्टर 10, थिंक इन सिस्टम्स नॉट विशेस। अब ड्रीम्स की बात करते हैं। तुम बोलते हो मुझे फिट होना है, ठीक है, लेकिन एक बात समझो, सिर्फ विश करने से बॉडी नहीं बदलती। तुम रोज मिरर में देखकर बोलो मुझे लीन और मस्कुलर बनना है, लेकिन अगर वर्कआउट नहीं करोगे, खाना नहीं संभालोगे और रिकवरी को इग्नोर करोगे तो कुछ नहीं बदलेगा। क्योंकि विश रिजल्ट चाहती है, सिस्टम रिजल्ट बनाता है। अगर तुम्हें फिट होना है तो सिस्टम क्या होगा? ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, रिकवरी, कंसिस्टेंसी और सबसे इंपॉर्टेंट ऐसा रूटीन जिसे तुम लंबे समय तक फॉलो कर सको। इसी तरह तुम बोलते हो मुझे इंटेलिजेंट बनना है, ठीक, लेकिन सिर्फ किताबें खरीद लेने से इंटेलिजेंस नहीं आएगी। तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, जो सीखा उसे अप्लाई करना पड़ेगा, गलतियां करनी पड़ेंगी, फिर रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि क्या काम किया और क्या नहीं। यानी गोल है मुझे इंटेलिजेंट बनना है, लेकिन सिस्टम है रीडिंग, क्वेश्चनिंग, प्रैक्टिस, एप्लीकेशन, रिफ्लेक्शन। अब डिफरेंस समझो। गोल तुम्हें बताता है कि जाना कहां है, सिस्टम बताता है कि आज करना क्या है। और यही बात करियर में भी लागू होती है। तुम बोलते हो मुझे सक्सेसफुल होना है। भाई सक्सेसफुल किस चीज में, किस टाइमलाइन में, किस स्किल के थ्रू, किस स्टैंडर्ड पर? अगर सक्सेस की डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है तो तुम्हारा ब्रेन किस डायरेक्शन में काम करेगा?
मान लो तुम्हारा गोल है कंटेंट क्रिएशन में ग्रो करना, तो सिर्फ ये बोलना कि मुझे बड़ा क्रिएटर बनना है बहुत वेग है। सिस्टम हो सकता है हर हफ्ते रिसर्च करना, रेगुलर स्क्रिप्ट्स लिखना, वीडियोस पब्लिश करना, ऑडियंस रिटेंशन देखना, फीडबैक एनालाइज करना, अगली वीडियो में एक चीज इंप्रूव करना। अब गोल इमेजिनेशन नहीं रहा, वो प्रोसेस बन गया। और यही सबसे इंपॉर्टेंट शिफ्ट है, क्योंकि मोटिवेशन अनरिलायबल है। कुछ दिन तुम्हारा मूड बहुत अच्छा होगा, तुम 5 घंटे काम करोगे, फिर कुछ दिन मोटिवेशन नहीं होगी। अगर तुम्हारी पूरी प्रोग्रेस मोटिवेशन पर डिपेंड करती है तो तुम बार बार रीस्टार्ट करोगे। लेकिन अगर सिस्टम बना हुआ है तो तुम्हें हर दिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने की जरूरत नहीं है। तुम बस प्रोसेस फॉलो करते हो। एक वर्कआउट, एक स्टडी सेशन, एक पेज, एक प्रैक्टिस सेशन, एक इंप्रूवमेंट। और यही छोटे एक्शन समय के साथ कंपाउंड होते हैं। इसलिए अपने गोल्स को सिर्फ लिखकर मत छोड़ो। हर गोल के नीचे एक दूसरा सवाल लिखो। इस गोल को पॉसिबल बनाने के लिए मुझे रेगुलरली क्या करना पड़ेगा? फिर उसे डेली या वीकली एक्शंस में तोड़ो। क्योंकि बड़ा गोल देखकर एक्साइटमेंट मिल सकती है, लेकिन छोटा एक्शनेबल सिस्टम ही प्रोग्रेस कराता है। याद रखो, ड्रीम डायरेक्शन देता है, सिस्टम प्रोग्रेस कराता है। और तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे इंटेंशन से कम और तुम्हारी रिपीटेड एक्शन से ज्यादा बनती है। तुम क्या करना चाहते हो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम रोज क्या करते हो असल में वही तय करता है कि तुम इवेंचुअली क्या चैप्टर 11, फेलियर इज इंफॉर्मेशन। अब एक ऐसी चीज है जिससे लगभग हर एम्बिशियस इंसान को कभी ना कभी गुजरना पड़ता है, फेलियर। और सच बोलूं तो फेलियर से ज्यादा डरावनी कई बार फेलियर की हमारी इंटरप्रिटेशन होती है। तुम फेल हुए, अब तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। पहला, मैं बेकार हूं। दूसरा, ठीक है, क्या गलत हुआ? बस यहीं से दोनों लोगों की डायरेक्शन अलग हो जाती है। पहला इंसान फेलियर को अपनी आइडेंटिटी बना लेता है, दूसरा उसे फीडबैक की तरह देखता है। लेकिन यहां एक बात क्लियर कर लो, फेलियर को अननेसेसरीली रोमांटिसाइज भी मत करो। हर फेलियर ऑटोमेटिकली वैल्यूएबल नहीं होता। लोग बोलते हैं फेलियर टीचेस अस, ठीक है, लेकिन अगर तुम वही मिस्टेक 10 बार रिपीट कर रहे हो और हर बार बोल रहे हो इससे मैंने बहुत कुछ सीखा, तो भाई शायद तुम सीख नहीं रहे, तुम बस सेम मिस्टेक को नए एक्सक्यूज के साथ रिपीट कर रहे हो। फेलियर यूजफुल तब बनता है जब तुम उससे इंफॉर्मेशन निकालते हो। मान लो तुमने कोई एग्जाम दिया और एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आया। तुम बोल सकते हो पेपर बहुत डिफिकल्ट था। शायद था, लेकिन इसके बाद सवाल होना चाहिए, मेरी प्रिपरेशन में कौन सा गैप था? क्या तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ नहीं आए? क्या रिवीजन कम था? क्या टाइम मैनेजमेंट खराब था? क्या प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं किए? अब तुम्हारे पास एक्चुअल इंफॉर्मेशन है। इसी तरह अगर कोई बिजनेस आइडिया फेल हो गया तो सिर्फ ये बोलना मार्केट खराब था काफी नहीं है। पूछो, क्या लोगों को सच में इस प्रोडक्ट की जरूरत थी? क्या मैंने सही ऑडियंस चुनी? क्या प्राइसिंग गलत थी? क्या एग्जीक्यूशन खराब था? क्या मैंने पर्याप्त टेस्टिंग की? अब फेलियर एक इमोशनल इवेंट से एनालिटिकल प्रॉब्लम बन गया, और यही माइंडसेट तुम्हें आगे ले जाता है। कई बार फेलियर तुम्हारी स्ट्रैटेजी की वीकनेस दिखाता है, कई बार स्किल की, कई बार टाइमिंग की, और कभी कभी यह भी दिखाता है कि तुम्हारा ओरिजिनल अजम्पशन ही गलत था। और यह जानना भी वैल्यूएबल है, क्योंकि गलत डायरेक्शन में 2 साल मेहनत करने से बेहतर है कि तुम जल्दी पता लगा लो कि डायरेक्शन बदलनी है। लेकिन एक और ट्रैप है, फेलियर के बाद तुरंत खुद को लेबल मत करो, मैं लूजर हूं, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, मुझसे बिजनेस नहीं होगा, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। नहीं, एक इवेंट को आइडेंटिटी मत बनाओ। तुम फेल हुए हो, तुम फेलियर नहीं हो। तुम्हारी स्ट्रैटेजी फेल हो सकती है, तुम्हारा अटेम्प्ट फेल हो सकता है, तुम्हारा प्लान फेल हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी पूरी क्षमता फेल हो गई। इसलिए अगली बार जब कुछ गलत हो, इमोशंस को इग्नोर मत करो,
डिसअपॉइंटेड होना नॉर्मल है, लेकिन उसके बाद बैठो और लिखो, क्या काम नहीं किया, क्यों नहीं किया, मेरी कौन सी अजम्पशन गलत थी, कौन सी स्किल मिसिंग थी, अगली बार मैं क्या बदलूंगा। अगर तुम इन सवालों के ऑनेस्ट आंसर्स निकाल लेते हो तो फेलियर सिर्फ नुकसान नहीं रहता, वो डेटा बन जाता है, और डेटा से स्ट्रैटेजी बनती है, स्ट्रैटेजी से इंप्रूवमेंट आता है, और इंप्रूवमेंट से प्रोग्रेस। इसलिए फेलियर से भागो मत, लेकिन उसे सेलिब्रेट भी मत करो, उसे एनालाइज करो, क्योंकि आखिर में तुम्हें तय करना है उस फेलियर से तुम अपना लेबल बनाओगे या अपना लेसन। चैप्टर 12 योर एनवायरनमेंट इज ट्रेनिंग योर थिंकिंग। अब जरा अपने आसपास देखो और ऑनेस्टली देखो, तुम रोज किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हो, किन लोगों के साथ सबसे ज्यादा टाइम बिताते हो, तुम्हारी कॉन्वर्सेशंस किस चीज के बारे में होती हैं। क्योंकि तुम्हारा एनवायरनमेंट सिर्फ तुम्हारा मूड नहीं बदलता, धीरे धीरे वो तुम्हारी थिंकिंग को भी ट्रेन करता है। अगर तुम्हारे दिन का बड़ा हिस्सा रैंडम स्क्रोलिंग में निकल रहा है तो तुम्हारा ब्रेन लगातार दूसरे लोगों की प्रायोरिटीज कंज्यूम कर रहा है, किसी का लाइफस्टाइल, किसी की ओपिनियन, किसी का सक्सेस, किसी की इनसिक्योरिटी, किसी की रिलेशनशिप, किसी की लग्जरी। और फिर कुछ घंटों बाद तुम अपने बारे में सोचते हो, मुझे खुद चाहिए क्या। यही प्रॉब्लम है, तुम्हारा ब्रेन पूरे दिन इनपुट्स ले रहा है, लेकिन तुमने डिसाइड ही नहीं किया कि कौन से इनपुट्स यूजफुल हैं और कौन से सिर्फ नॉइज। मान लो सुबह उठते ही तुम फोन खोलते हो, एक शॉर्ट वीडियो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर किसी इन्फ्लुएंसर की लाइफ, फिर न्यूज, फिर मीम्स, फिर रैंडम ओपिनियंस। तुमने अभी तक अपना दिन शुरू भी नहीं किया, लेकिन तुम्हारा माइंड पहले ही 10 अलग अलग डायरेक्शंस में जा चुका है, और फिर तुम बोलते हो आज मेरा फोकस नहीं बन रहा। भाई, फोकस अचानक गायब नहीं हुआ, तुमने सुबह से ही उसे 1000 जगह डिवाइड कर दिया। इसीलिए एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां एक बात बहुत क्लियर है, एनवायरनमेंट डेस्टिनी नहीं है। अगर तुम्हारे आसपास कोई मोटिवेटेड नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे फ्रेंड्स पढ़ाई नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम पढ़ नहीं सकते। अगर घर में कोई बिजनेस नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। बस तुम्हें अपने इनपुट्स इंटेंशनल बनाना पड़ेंगे। कुछ अच्छी बुक्स, कुछ मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस, यूजफुल कंटेंट, ऐसे लोग जिनसे बात करने के बाद तुम्हारे पास कुछ सोचने को हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ समय ऐसा जहां कोई तुम्हें लगातार एंटरटेन ना कर रहा हो, क्योंकि ये चीज आज बहुत कम हो गई है। हम 5 मिनट भी अकेले नहीं बैठ पाते, फोन चाहिए, म्यूजिक चाहिए, वीडियो चाहिए, कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में चलता रहना चाहिए, और धीरे धीरे हम अपने ही थॉट्स के साथ बैठना भूल जाते हैं। लेकिन साइलेंस अनकंफर्टेबल हो सकता है और इसी वजह से यूजफुल भी है। जब कोई एक्सटर्नल स्टिमुलेशन नहीं होता तब तुम्हें अपनी एक्चुअल थॉट सुनाई देती हैं। तुम सोच पाते हो, मैं क्या चाहता हूं, मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं, मैं किस चीज से भाग रहा हूं, मैं अपना टाइम कहां वेस्ट कर रहा हूं, और शायद सबसे इंपॉर्टेंट, क्या मेरी करंट लाइफ मेरे ओन डिसीजंस का रिजल्ट है या मैं बस एनवायरनमेंट को फॉलो कर रहा हूं। इसलिए अपने एनवायरनमेंट को पूरी तरह बदलना जरूरी नहीं है, बस उसके इनपुट्स को ऑडिट करना शुरू करो। देखो क्या कंज्यूम कर रहे हो, किसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, किस तरह की बातें सुन रहे हो, और क्या चीज तुम्हें मेंटली स्ट्रॉन्गर बना रही है या सिर्फ टेम्परेरली एंटरटेन्ड। क्योंकि तुम्हारा ब्रेन वही पैटर्न्स ज्यादा आसानी से रिपीट करेगा जिन्हें तुम बार बार फीड करते हो। इसलिए अपने एनवायरनमेंट को प्रिजन मत समझो, उसे ट्रेनिंग ग्राउंड समझो। क्योंकि अगर तुम अपने इनपुट्स को कंट्रोल करना सीख गए तो धीरे धीरे तुम अपनी थिंकिंग की डायरेक्शन भी कंट्रोल करना शुरू कर दोगे। चैप्टर 13 टर्न थिंकिंग इनटू एक्शन। अब तक सब अच्छा लग रहा है, थिंकिंग, माइंडसेट, क्वेश्चंस, पर्सपेक्टिव, सेल्फ अवेयरनेस, सब सुनने में बहुत पावरफुल लगता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा ट्रैप है। तुम ये पूरा वीडियो देखोगे, नोट्स बनाओगे, कुछ लाइंस स्क्रीनशॉट करोगे, कमेंट करोगे, भाई लाइफ चेंजिंग वीडियो है। फिर वीडियो बंद करोगे, फोन रखोगे, और अगले दिन वही पुरानी रूटीन, वही स्क्रोलिंग, वही एक्सक्यूजेस, वही डर, वही डिसीजंस, और कुछ दिनों बाद ये सारी बातें भी भूल जाओगे। भाई यही प्रॉब्लम है। नॉलेज जो बिहेवियर में नहीं जाती वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है। तुम्हें पता है कि एक्सरसाइज जरूरी है,
लेकिन एक्सरसाइज नहीं करते। तुम्हें पता है कि फोन डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन फिर भी हर 10 मिनट में चेक करते हो। तुम्हें पता है कि स्किल सीखनी चाहिए, लेकिन रोज सिर्फ इसके बारे में वीडियोस देखते हो। अब ऑनेस्टली बताओ, क्या तुम्हें नॉलेज की कमी है या एग्जीक्यूशन की? थिंकिंग का असली पर्पस सिर्फ बेटर थॉट्स पैदा करना नहीं है, उसका पर्पस है बेटर डिसीजंस और बेटर एक्शंस पैदा करना। इसलिए आज एक सिंपल एक्सरसाइज करो। अपने बारे में एक लिमिटिंग बिलीफ लिखो। मान लो मैं लोगों के सामने बोल नहीं सकता। अब उसके नीचे लिखो, इस बिलीफ का एविडेंस क्या है? क्या सच में तुम कभी बोल ही नहीं सकते, या कुछ सिचुएशंस में नर्वस होते हो? फिर अगला सवाल, क्या कोई ऐसा एविडेंस है जो इस बिलीफ को चैलेंज करता है? शायद तुम अपने दोस्तों के सामने कंफर्टेबली बोलते हो, शायद एक ऑन वन कॉन्वर्सेशन में ठीक रहते हो, शायद तुमने कभी प्रॉपरली प्रैक्टिस ही नहीं की। अब तुम्हें एक नया कंक्लूजन मिल सकता है, मैं बोल नहीं सकता शायद एक्यूरेट नहीं है, शायद सही स्टेटमेंट है, मैं अभी पब्लिक स्पीकिंग में कॉन्फिडेंट नहीं हूं। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसके बाद एक छोटा एक्शन तय करो। आज किसी एक इंसान से कॉन्शियसली कॉन्वर्सेशन करो, कल अपनी आवाज रिकॉर्ड करो, फिर रिकॉर्डिंग सुनो, अपनी स्पीड देखो, क्लैरिटी देखो, जहां प्रॉब्लम है उसे नोट करो। अगली बार एक चीज इंप्रूव करो, बस तुमने थिंकिंग को एक्शन में कन्वर्ट कर दिया। और यही प्रोसेस हर एरिया में अप्लाई हो सकता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम डिसिप्लिन नहीं हो, तो आज सिर्फ एक छोटा टास्क बिना डिस्ट्रैक्शन पूरा करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम पढ़ाई में वीक हो, तो आज एक टॉपिक पढ़कर बिना देखे एक्सप्लेन करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम फिजिकली अनफिट हो, तो आज अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वर्कआउट शुरू करो, छोटा लेकिन रियल। क्योंकि तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी एक दिन में बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अपने अगले डिसीजन को थोड़ा बेहतर बनाना है, फिर उसके बाद अगला, फिर अगला। यही कंपाउंडिंग है। एक बेटर डिसीजन शायद कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन 100 बेटर डिसीजंस तुम्हारी डायरेक्शन बदल सकते हैं, और 1000 रिपीटेड एक्शंस तुम्हारी आइडेंटिटी तक बदल सकते हैं। इसलिए अगली बार कोई पावरफुल आइडिया सुनो तो सिर्फ ये मत पूछना क्या ये सही है, एक और सवाल पूछना, अगर ये सही है तो मैं इसे अपनी जिंदगी में आज कैसे अप्लाई कर सकता हूं? क्योंकि आखिर में तुम्हारी जिंदगी उन चीजों से नहीं बदलेगी जो तुम जानते हो, वो उन चीजों से बदलेगी जिन्हें जानने के बाद तुमने करना शुरू। चैप्टर 14, मटीरियलाइज योर ड्रीम्स। अब आते हैं उस आइडिया पर जिसे लोग सबसे ज्यादा रोमांटिसाइज करते हैं, अपने ड्रीम्स को मटीरियलाइज करना। सुनने में अच्छा लगता है। तुम विजन बोर्ड बनाओ, अपने गोल्स लिखो, हर सुबह इमेजिन करो कि तुम सक्सेसफुल हो, अपने फ्यूचर वर्जन के बारे में सोचो। लेकिन एक अनकंफर्टेबल सवाल है, क्या सिर्फ सोचने से रियलिटी बदल जाएगी? नहीं। अगर तुम आंखें बंद करके रोज इमेजिन करो कि तुम फिट हो चुके हो लेकिन वर्कआउट नहीं करते, तो बॉडी नहीं बदलेगी। अगर तुम इमेजिन करो कि तुम्हारा बिजनेस सक्सेसफुल है लेकिन कोई स्किल डेवलप नहीं करते, कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते, कोई कस्टमर समझने की कोशिश नहीं करते, तो सिर्फ विजुअलाइजेशन से बिजनेस नहीं बनेगा। अगर तुम इमेजिन करो कि तुम फाइनेंशियली फ्री हो लेकिन अपनी अर्निंग स्किल्स इंप्रूव नहीं करते और पैसे को मैनेज करना नहीं सीखते, तो बैंक बैलेंस तुम्हारी इमेजिनेशन देखकर नहीं बढ़ेगा। यही डिफरेंस है ड्रीमिंग और बिल्डिंग के बीच। विजुअलाइजेशन यूजफुल हो सकती है, गोल क्लैरिटी यूजफुल है, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन भी यूजफुल हो सकती है, लेकिन इन सब का काम तुम्हें डायरेक्शन देना है। एग्जीक्यूशन तुम्हें डेस्टिनेशन के करीब लेकर जाता है। इस पूरे प्रोसेस को बहुत सिंपल तरीके से समझो। थिंकिंग क्लैरिटी देती है, क्लैरिटी तुम्हें गोल देती है, गोल तुम्हें डिसीजन लेने में मदद करता है, डिसीजन एक्शन बनाता है, एक्शन से फीडबैक मिलता है, फीडबैक तुम्हें बताता है कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं, फिर तुम स्ट्रैटेजी बदलते हो, फिर दोबारा एक्शन लेते हो, और यही साइकिल रिपीट होती रहती है। यही प्रैक्टिकल वर्जन है ड्रीम्स को मटीरियलाइज करने का। मैजिक नहीं, सिस्टम। मान लो तुम्हारा सपना है कि तुम्हें एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर बनना है। सिर्फ ये बोलना कि एक दिन मेरा बड़ा चैनल होगा। कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। तुम्हें सीखना पड़ेगा कि ऑडियंस क्या देखना चाहती है, स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है, हुक कैसे बनाया जाता है, एडिटिंग कैसे इंप्रूव करनी है, थंबनेल और टाइटल कैसे काम करते हैं, फिर वीडियोस अपलोड करने होंगे, फिर एनालिटिक्स देखना होगा, कहां ऑडियंस ड्रॉप कर रही है समझना होगा।
फिर अगली वीडियो में इंप्रूवमेंट करनी होगी। हो सकता है पहली 10 वीडियोस खराब जाएं, हो सकता है पहली 50 भी, लेकिन हर अटेम्प्ट तुम्हें डेटा दे सकता है और यही डेटा तुम्हारी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी को बेहतर बनाता है। इसलिए फेलियर आने पर सिर्फ ये मत बोलना मेरा ड्रीम पूरा नहीं हो रहा। पूछो मेरी करंट स्ट्रैटेजी क्यों काम नहीं कर रही? क्योंकि कई बार ड्रीम गलत नहीं होता, तरीका गलत होता है। और यहां पेशेंस भी जरूरी है। तुम 1 महीने की मेहनत को लाइफ टाइम रिजल्ट की तरह जज नहीं कर सकते। एक सीड को रोज जमीन से निकालकर यह चेक करोगे कि पौधा क्यों नहीं बना, तो वो कभी ग्रो नहीं करेगा। उसे सही एनवायरनमेंट दो, टाइम दो, कंसिस्टेंट एक्शन दो और उसे ग्रो करने दो। तुम्हारे गोल्स के साथ भी यही है। इसलिए बड़ा सोचो, लेकिन सिर्फ बड़ा सोचकर मत बैठो। अपने ड्रीम को छोटे एक्शंस में तोड़ो। आज क्या करना है, इस हफ्ते क्या करना है, इस महीने क्या इंप्रूव करना है, फिर उस प्रोग्रेस को मेजर करो। क्योंकि आखिर में ड्रीम्स आसमान से गिरकर रियलिटी नहीं बनते। वो छोटे छोटे डिसीजंस, रिपीटेड एक्शंस, फेलियर्स, करेक्शंस और कंसिस्टेंसी से बनते हैं। थिंकिंग तुम्हें विजन देती है, एक्शन तुम्हें मूवमेंट देता है और कंसिस्टेंसी उस मूवमेंट को रिजल्ट में बदलती है। यही प्रैक्टिकल तरीका है अपने ड्रीम्स को मटीरियलाइज करने का। नो मैजिक, नो शॉर्टकट, बस एक क्लियर डायरेक्शन और रोज थोड़ा आगे बढ़ने की विलिंगनेस। फाइनल चैप्टर, ट्रेन योर थिंकिंग एवरी सिंगल डे। तो अब पूरी बात को एक बार वापस जोड़ते हैं। इस पूरी जर्नी में हमने अलग अलग चीजों की बात की। बिलीव्स, क्वेश्चंस, बिग थिंकिंग, अपॉर्चुनिटीज, इमोशंस, फेलियर, एनवायरनमेंट, एक्शन और ड्रीम्स। लेकिन इन सब के पीछे एक ही चीज काम कर रही थी, तुम्हारी थिंकिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम्हारी थिंकिंग कोई फिक्स चीज नहीं है। तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई मैं तो ऐसा ही सोचता हूं। नहीं, तुम जिस तरह क्वेश्चंस पूछते हो, जिस तरह इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हो, जिस तरह फेलियर को इंटरप्रेट करते हो, जिस तरह डिसीजंस लेते हो और जिस तरह अपने बारे में बात करते हो, इन सब के थ्रू तुम्हारी थिंकिंग लगातार शेप होती रहती है। इसीलिए अगर तुम सच में बड़ा सोचना चाहते हो तो सिर्फ मोटिवेशन मत ढूंढो, अपने मेंटल हैबिट्स को देखो। जब कोई प्रॉब्लम आए तो खुद से पूछो, मैं इसे किस पर्सपेक्टिव से देख रहा हूं। जब कोई अपॉर्चुनिटी आए तो पूछो, क्या मैं इसे इसलिए रिजेक्ट कर रहा हूं क्योंकि ये इम्पॉसिबल है या क्योंकि मैं डर रहा हूं। जब फेलियर आए तो पूछो, एग्जैक्टली क्या गलत हुआ। जब कोई ओपिनियन मिले तो पूछो, क्या ये फैक्ट है या सिर्फ किसी की इंटरप्रिटेशन। और जब तुम्हारा दिमाग बोले मैं नहीं कर सकता, तो तुरंत कोई पॉजिटिव कोट मत बोलना, पहले पूछना क्यों नहीं। अगर आंसर है क्योंकि मुझे नहीं आता तो सीखो। अगर आंसर है क्योंकि मैंने पहले फेल किया था तो एनालाइज करो। अगर आंसर है क्योंकि लोग क्या कहेंगे तो शायद तुम्हें अपने गोल्स और दूसरों की ओपिनियंस के बीच डिफरेंस समझना पड़ेगा। और अगर आंसर ही नहीं है तो शायद तुम्हारी लिमिटेशन रियलिटी नहीं है, सिर्फ तुम्हारी अजम्पशन है। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी लिमिटेशन हमेशा रिसोर्सेज नहीं होते। कभी कभी वो कहानी होती है जो तुमने अपने बारे में इतनी बार दोहरा दी कि अब तुम्हें वो सच लगने लगी है। मैं एवरेज हूं, मैं लकी नहीं हूं, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, मैं लोगों के सामने बोल नहीं सकता, मैं ऐसा ही हूं। और धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन उसी आइडेंटिटी के हिसाब से डिसीजंस लेने लगता है। लेकिन जिस दिन तुमने अपनी थिंकिंग को कॉन्शियसली क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, उसी दिन से गेम बदलना शुरू हो सकता है। क्योंकि तुम दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, हर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, हर इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने क्वेश्चंस को कंट्रोल कर सकते हो, अपनी इंटरप्रिटेशंस को एग्जामिन कर सकते हो, अपने डिसीजंस को इंप्रूव कर सकते हो, अपनी हैबिट्स को बदल सकते हो। और यही असली पावर है। इसलिए थिंकिंग को एक बार ट्रेन करके छोड़ मत देना, इसे डेली प्रैक्टिस बनाओ। हर रात 5 मिनट बैठो और खुद से पूछो, आज मैंने कौन सा डिसीजन अच्छा लिया, कहां मैंने इमोशन में रिएक्ट किया, आज मैंने क्या सीखा, कौन सी बिलीफ मुझे पीछे खींच रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट, कल मैं क्या थोड़ा बेहतर कर सकता हूं। बस तुम्हें ओवरनाइट जीनियस बनने की जरूरत नहीं है,
तुम्हें हर दिन अपने ब्रेन को थोड़ा बेहतर तरीके से यूज करना है, क्योंकि छोटी इंप्रूवमेंट्स भी जब लंबे समय तक रिपीट होती हैं तो उनका इफेक्ट छोटा नहीं रहता। तो अगली बार जब तुम अपनी लाइफ देखकर बोलो मुझे सब कुछ बदलना है, एक सेकंड रुकना। शायद तुम्हें सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, शायद तुम्हें पहले सोचने का तरीका बदलने की जरूरत है। क्योंकि जब थिंकिंग बदलती है तो क्वेश्चंस बदलते हैं, क्वेश्चंस बदलते हैं तो डिसीजंस बदलते हैं, डिसीजंस बदलते हैं तो एक्शंस बदलते हैं, एक्शंस बदलते हैं तो रिजल्ट्स बदलने लगते हैं, और रिजल्ट्स बदलते बदलते एक दिन तुम्हें रियलाइज होता है कि जिस इंसान को तुम बनने का सपना देख रहे थे, तुम धीरे धीरे उसी इंसान में बदल रहे हो। अगर इस पूरी वीडियो के बाद तुम सिर्फ एक चीज लेकर जा रहे हो तो वो ये होनी चाहिए, अपने दिमाग में आने वाली हर थॉट को सच मत मानो। कुछ थॉट्स को क्वेश्चन करो, कुछ बिलीफ्स को चैलेंज करो, कुछ फियर्स को टेस्ट करो, और कुछ ड्रीम्स को एक्शन में कन्वर्ट करो। क्योंकि बड़ा सोचने का मतलब हवा में महल बनाना नहीं है, बड़ा सोचने का मतलब है अपनी पॉसिबिलिटीज को छोटा समझना बंद करना और फिर उन पॉसिबिलिटीज को रियलिटी में बदलने के लिए काम करना। अब कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखना, मेरी सबसे बड़ी लिमिटिंग बिलीफ है, और उसके आगे जो सच है वो लिखना। क्योंकि शायद तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन किसी मोटिवेशनल कोट से नहीं, बल्कि पहली बार अपने ही दिमाग से ऑनेस्टली सवाल पूछने से शुरू होगी। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक कर देना, किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करना जिसे इसकी जरूरत है, और ऐसे ही साइकोलॉजी, माइंडसेट और सेल्फ इंप्रूवमेंट की प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और याद रखना, अपनी जिंदगी बदलने से पहले अपनी थिंकिंग को ट्रेन करो, बाकी चीजें उसके बाद बदलनी